Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In the previous session, we were mainly discussing about the preconditions which we have to meet, which we have to fulfill before applying to acquire the license to sell drug in Form 6, 7, or 8. And we have started to discuss the specimen of the licenses and especially in the Form 6. Similarly, we have started to discuss the conditions of the license. अब conditions of license क्या होती हैं? Which we have to fulfill, otherwise your license may be liable to suspend or cancel. 4 कंडीशन लिखी हुई थी और इन कंडीशंस को पहले हमने इससे पढ़ा क्योंकि लाइसेंस के नीचे ही लिखी हुई थी, हमने इसे पढ़ा. इस हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल अगर है तो काइंडली कर लीजिए. इसमें थोड़ा आखिर में जज्बाती हो गया था क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना कि क्वालिफाइड स्टाफ के तौर पर नाम किसी और का होता है, मौजूद एक मैट्रिक के पास बच्चा बैठा होता है, ये बड़ा गलत है. मैं इसको पर्सनली बहुत गलत समझता हूँ, डिस्करेज कर रहा होता हूँ. जब से फार्मेसी पढ़ा रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स जितने लोग सवालात कर रहे होते हैं सबको मैं यही जवाब देता हूँ. देखा गया है इसी तरह नॉर्मल, गलत है ना सर नॉर्मल प्रैक्टिस में इस तरह से देखा गया तो फिर से ही सब हाँ किया था. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल हर Yes, दफा आता है और जहाँ पर सवाल नहीं आता ना, मैं खुद ये सवाल करता हूँ क्लास में और बार बार मैं ये चीज़ कहते रहता हूँ ताकि किसी दिल पे तो बात असर कर जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को गलत समझता हूँ कि आप मौजूद नहीं है. दोनों लिहाज से प्रोफेशनली तो गलत है ना. आपने अपना नाम दे दिया Yes, और sir. आपने लाइसेंस टू किल दे दिया. एक मैट्रिक के बाद बच्चा खड़ा हुआ जिसे स्पेलिंग भी प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर सकता, जिसे फार्मेसी का पी और एफ का डिफरेंस नहीं पता, वो एंटीबायोटिक दे रहा है, वो क्या क्या करेगा. वहीं से प्रिस्क्रिप्शन फॉर्जरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट में जाकर पैसे आ रहे हैं, वो पैसे फिर Yes, sir. को फतवा नहीं लगाता, मुफ्ती नहीं हूँ मैं. हलाल नहीं बहरहाल होते वो भी. नहीं नहीं मना नहीं नहीं, लेकिन मना है, पता किया था मैंने. ठीक है. नहीं चलें ठीक है, आपने पता किया था तो उस हवाले से बात है. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं खुद भी फतवा नहीं लगाता हूँ, मैं दूसरों को मना करता हूँ मत लगाया करें. बहुत सख्त अल्फाज होते हैं ये, तो ये कह दिया करें कि भाई जरा बचें तो Yes, sir. आपकी बेहतर है. बहरहाल अच्छा, इसी Yes, तरीके sir. से ठीक है, थैंक यू. इसी तरीके से एक और सवाल था, Yes, sir. एक और सवाल पूछा गया था कि क्या होलसेल में भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की मौजूदगी जरूरी है. तो उस वक्त जबानी को जवाब दिया था. एविडेंस अब देख लेते हैं. फॉर्म 7 आप लोगों को नजर आ रहा होगा. ये फॉर्म 7 कंप्लीट है क्योंकि नीचे सिग्नेचर की जगह आ गई है. यहाँ क्वालिफाइड स्टाफ का नाम लिखा हुआ है? नो, यहाँ क्वालिफाइड स्टाफ का नाम नहीं लिखा हुआ. ऐसे ही है ना यार? यस नो तो बोल दें. यस नो बोलते हैं ना, जल्दी जल्दी सेशन होता है, वरना फिर मुझे जी. ठीक है. तो यहाँ पर ये एक Yes, एविडेंस sir. आ रहा है, यहाँ पर एविडेंस आ रहा है कि देखिए फॉर्म 6 में क्वालिफाइड स्टाफ का नाम मौजूद है. आगे आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, फॉर्म 8 में वहां भी क्वालिफाइड स्टाफ का नाम मौजूद है. फॉर्म 7 में क्वालिफाइड स्टाफ का कोई तस्करा नहीं है. तो इसका फिर मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये बन रहा है कि हाँ, होलसेल के जरिए अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मासिस्ट की एक्टिव सुपरविजन की शायद जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब हम अपना डिस्कशन एक्सटेंड करते हैं रिगार्डिंग द कंडीशन. अब आपने प्री कंडीशंस पूरी की, अप्लाई किया, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सिग्नेचर्स के बाद आपके पास ये फॉर्म आ गया. फॉर एग्जांपल फॉर्म 6. नाउ व्हाट? नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लाइसेंस यू हैव टू मीट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस. वरना ये होगा कि किसी भी इंस्पेक्शन के दौरान में इंस्पेक्टर ने अगर वायलेशन देखी तो आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हो सकता है. एग्री? ठीक है. Yes, sir. यस. ओके. अच्छा, अब आपके सामने कंडीशन ऑफ द लाइसेंस आ रही हैं. अब कंडीशन ऑफ द लाइसेंस है, लाइसेंस आने के बाद 2 साल तक आपको इन कंडीशन का ख्याल रखना है. इस तरीके से आपको काम करना है. क्या काम करना है वो अब आ रहा है. लाइसेंस फॉर्म 678. अब आपको पता है 678 का क्या मतलब है. ये कंडीशंस है. कंडीशंस क्या है? पहली, द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस इन फॉर्म 6 shall not sell or stock or exhibit for sale or distribution any chemical other than what other than drug or substance or a substance of यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. मतलब क्या बन रहा है इसका? मतलब क्या बन रहा है? दोबारा टेक्स्ट पढ़ लें. द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस इन फॉर्म 6 shall not sell or stock or exhibit for sale or distribute any chemical
other than a drug. क्या मतलब बन रहा है इसका कि आप ड्रग के अलावा कोई और चीज, कोई और केमिकल यहाँ पर सेल नहीं कर सकेंगे, कोई और चीज सेल नहीं करेंगे यहाँ पर। क्या चीज हो सकती है सर लेकिन मेडिकल स्टोर्स में इस तरह की मेडिसिन तो सेल हो रही है ना, जो होम्योपैथिक है और आयुर्वेदिक है। इवन के मैंने हमारे एरिया में क्लिनिक है, वो मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा ये कि वो एलोपैथिक हैं। मतलब बहुत वो दो चीजें सही लेके चल रहे हैं। सही देखें तो क्या उसमें, इसका? देखें उसमें दो चीजें, एक तो है ट्रीटमेंट कि अगर कोई होम्योपैथ है वो एलोपैथ को प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता, या एलोपैथ है वो होम्योपैथ या यूनानी को प्रैक्टिस कर सकता है नहीं कर सकता, वो ट्रीटमेंट का मामला है। इनकी रिस्पेक्टिव काउंसिल्स हैं। प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी की बात आ रही है, वो कहे कि नहीं पेशेंट को जिससे फायदा है मैं वो प्रैक्टिस करूंगा, वो हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन ये है कि जहाँ पर चीजें सेल हो रही हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, हमारा काम शुरू होता है कि ड्रग बनानी है और सेल करनी है। उसमें हमें इन चीज़ों को देखना है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्या यूनानी होम्योपैथिक मेडिसिन को सेल करने के लिए किसी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत होती है? शायद नहीं, शायद हाँ, शायद जनरल शॉप के अप्लाई होता हो। हमें बस इतना पता है कि जो ड्रग एक्ट है आज की तारीख में, या ड्रैप एक्ट है, ड्रग ड्रग एक्ट की रोशनी में तो यूनानी वगैरह अप्लाई नहीं होते। ड्रैप एक्ट आने के बाद ये यूनानी वगैरह इसमें शामिल हो गए, लेकिन अभी कंप्लीटली अप्लाई नहीं किया। 2022 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग पर अप्लाई हो जाएगा, कॉमन प्रैक्टिस से भी थोड़ा और आगे 25 का जो विजन है उसमें ये चीज़ें सब अप्लाई हो जाएंगी। सबको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं, और देखिएगा जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप लोग की डिमांड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ट्रू नॉलेज होल्डर्स की। बहरहाल, तो इस वक्त फोकस ये होता है कि आपको जो लाइसेंस मिला है, आप इसके अलावा कोई और चीज़ सेल नहीं करेंगे। ठीक, अब उसमें दूसरे लोग ये करते हैं कि ठीक है हम सेल तो नहीं करेंगे, लेकिन आपने कमिश्नर कराची से, डिप्टी कमिश्नर कराची से, जहाँ पर दुकान खोलने की भी तो परमिशन मिलती है ना। आप ऐसा तो नहीं कि कहीं पर भी आप दुकान खोलकर बैठ जाएंगे, वहां से आपने जनरल आइटम सेल करने की परमिशन ली हुई जिससे आप दुकान चला रहे हैं, आपके पास दोनों लाइसेंसेस हो गए। आपके पास रिटेल ड्रग स्टोर को, उस रिटेल ड्रग स्टोर की मौजूदगी में आप ड्रग सेल कर रहे हैं, और बाकी जो चीजें हैं आप उन्हें अलग चला रहे हैं। तरीके वर्डिंग से कह रही हैं कि अगर आपके पास लाइसेंस है आप इस जगह पर कोई और चीज सेल नहीं करेंगे, तो लोग इसका तोड़ कैसे निकालते हैं? अब आप जरा रिकॉल करें ना, आमतौर पर जो रिटेल ड्रग स्टोर का जो पोर्शन है ना, काउंटर अलग बना देते हैं। रास्ता निकल आया, काउंटर अलग हो गया, शो कर दिया ये पोर्शन अलग है, बंदा अलग खड़ा किया हुआ है हमने। अब दुकान छोटी है तो ठीक है, हमने सेपरेट नहीं किया लेकिन पार्टीशन हमने कर दिया। अब आप ज्यादातर जगहों पर आ जाएं, वहां पर पार्टीशन होगा, ड्रग का काउंटर अलग बनाया हुआ होगा, बंदा अलग खड़ा हुआ होगा। जहां पर नहीं है वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर आता है, सील विल करके चला जाता है, फाइन लगा देता, तो फिर आप गालियां देते हैं। होता है, होती है ना ये चीज। हमें देखना है लॉ क्या कह रहा है। लॉ यही कह रहा है कि अगर आपके पास ड्रग का लाइसेंस है ना, तो खुदा के लिए सिर्फ ड्रग की सेल पे फोकस करो, और चीजों पे नहीं करो। अगर करना है तो एक बंदा हायर करके उसको उस काम पे लगा दो, यहाँ पर सिर्फ ड्रग पे फोकस करो। दोनों चीजें मिक्स करके नहीं चलाओ, वरना ऐसा ना हो कि आपने लाइसेंस लिया हुआ है, एंटीबायोटिक आपने गलत दी थी बच्चों को, हम थोक के लिहाज से क्या कौन सी देते हैं, बच्चे का पेट खराब होता है पहली कौन सी दवा दे देते हैं हम लोग? क्या देते हैं? एम से शुरू होती है, सर मेट्रोनेडस बोलते हैं, ऐसे ही दे देते हैं ना, यस सर, आंख बंद करके दे देते हैं। फ्लेजल ये फ्लेजल यही फ्लेजल के ये नाम से। हाँ, फ्लेजिल फ्लेजिल है ना, मेनली यही दे यस देते हैं सर, ना हम ये दे लोग देते सबसे हैं। पहले। यस सर। जो जो यूके में मेरे कुलीग्स हैं, मेरे कुलीग्स लाइसेंस फार्मासिस्ट, दे आर रनिंग नाउ द चेन ऑफ द फार्मेसीज, वो आके हमें कहता है भाई तुम लोग ऐसे कैसे दे देते हो? यूके में तो भाई ये अगर दिया तो मेरी फार्मेसी बंद हो जाएगी, मतलब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं कहा तो तुम लोग तो उधर हो ना, यहाँ हम लोग इम्यून है, देखो कोरोना ने हमारा कुछ नहीं किया, हम लोग इम्यून है। बहरहाल दिस इज अगेंस्ट प्रैक्टिस। इसी तरह जर्मनी की बात करूं, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड। हम हमारे बच्चों को बुखार होता है, हम क्या करते हैं, सीधा पैरासीटामोल, सीधा पैरासीटामोल। वो कहते हैं वाई पैरासीटामोल, भाई याद नहीं है पैरासीटामोल लिवर पे क्या करता है? पढ़ा तो है ना हम सब ने, भूल जाते हैं। यस सर। वहाँ आइबुप्रोफेन है फर्स्ट चॉइस। सर तो पैरासीटामोल तो बहुत दूर की बात है, अगर बच्चे के गले में भी दर्द है, उसको बुखार है, डायरेक्ट बच्चे को एंटीबायोटिक दी जाती हाँ, है। डायरेक्ट और वो भी सिफिक्सिम देते हैं ना। सिर्फ एग्जाम दे देते हैं डायरेक्ट। एग्जैक्टली ये रोकेगा कौन? ये उस वक्त आप रोक सकते हैं ना जब आप, हाँ नॉलेज होगी। हम आप डिस्कस कर रहे हैं, आपस में डिस्कस किया हमने घर पे, थोड़ा सा कोशिश करने की, कंट्रोल हो गया।
जब रिटेल ड्रग स्टोर पे जाते हैं, नहीं समझ में रिटेल ड्रग स्टोर पे जाते हैं, वो सीधा सीधा ऑगमेंटिन देता है, ये लो बच्चे को खिला दो, ठीक है। मेरे 1 साल की बच्ची नहीं थी, उसे ऑगमेंटिन प्रेस्क्राइब कर दी थी, वो ठीक है प्रिस्क्रिप्शन तो लेकर आया, मैंने साइड में रखी, का छोड़ो रहने दो, पता थी चीजें। ये बात जब रिटेल ड्रग स्टोर पे बंदा खड़ा होगा वो डिस्करेज करेगा। और रिटेल ड्रग स्टोर पर आप डिस्करेज कब कर सकते हो, जब नॉलेज, ट्रू नॉलेज वाला बंदा खड़ा हो। कब होगा, रूल्स में तो लिखा हुआ है ना, गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब प्रैक्टिस में हम लोग गलत रास्ते पे खुद जा। बहरहाल ये बात बहुत आगे चलेगी, कंडीशंस फिर अभी इस 20 मिनट में पूरी नहीं हो सकेंगी। अच्छा, कंडीशंस में देख लें, मेन फोकस ये है कि भाई आपको रिटेल ड्रग स्टोर का लाइसेंस मिला ना, खुदा के लिए इस पे फोकस करो। बाकी किसी और को लाइसेंस मिलना मिल जाता है, कमीशन कराची साहब ने ले दुकान खोल ले, किरियाना मुझे खोलना है, खोल लो, बंदा तो अलग खड़ा कर दो, पार्टीशन अलग कर दो, कुछ कर दो, ठीक है। एक ही चीज हो गई। इसी तरीके से अब सेकंड को आप देखें, कंडीशन की बात करें, सप्लाई बाय वे रिटेल ऑफ एनी ड्रग शैल बी रिकॉर्डेड। अब ये रिकॉर्ड की बात हो रही है, क्या रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है सुइटेबली, एंड सच रिकॉर्ड बिल और काउंटर फाइल शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच सेल। ये किसकी बात हो रही है, कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको? द सप्लाई बाय वे ऑफ रिटेल सेल ऑफ एनी ड्रग शैल बी रिकॉर्डेड सुइटेबली and such record, bill or counterfile shall be preserved for a period of at least 2 years. कौन से रिकॉर्ड की बात हो रही है जी? आप रिटेल ड्रग स्टोर पे खड़े हैं ना, आप कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, आपको इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसे भी आपने ड्रग सेल की है वो रिकॉर्ड आप 2 साल तक मेंटेन करेंगे। अब ये सवाल आएगा कि ये रिकॉर्ड हमसे कोई पूछता नहीं है, क्या करें? अब ये किस तरीके से हिसाब किताब करते होंगे, इंस्पेक्टर को कैसे मुतमईन करते हैं, वो भाई इन लोगों का। जहां पर समझ लें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर बना हुआ है, वो तो कर देंगे कि हाँ हमारी ये ड्रग आई थी, ये देखें इलेक्ट्रॉनिकली सारे रिकॉर्ड मौजूद है। इवन लास्ट ईयर्स में जो एफबीआर ने कहा हुआ है कि जहाँ पर सेल ज्यादा है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे क्या, कौन सा पॉइंट ऑफ सेल्स को। और अभी आप लोगों ने लेबलिंग पैकिंग रूल्स पढ़े हुए ना, इसमें जो बार कोड आ रहा है, और कौन सा कोड था वो, 2D कोड था ना, क्यूआर कोड तो नहीं है, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। लेबलिंग पैकिंग रूल्स में क्यूआर कोड नहीं है, वो कौन सा है, 2D डाटा मैट्रिक्स है। अब 2D डाटा मैट्रिक्स जो आया है, 2D डाटा मैट्रिक्स को स्कैन करें ना, अभी स्कैनर को देखिएगा, स्कैनर की कैसे सख्ती आती है कुछ अरसे में, स्कैन करके ऑटोमेटिकली डाटा रिकॉर्ड होगा, ये वाला, ये बाय लॉ 1979 से मौजूद है कि आप रिकॉर्ड करें कि कितनी आप, क्योंकि यहाँ से फिर होगा, यहाँ पे स्पूरियस की कमर टूटेगी ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपके पास चीजें आ कैसे गई, क्योंकि इसी तरीके से आपको परचेज का रिकॉर्ड रखना है और सेल का रिकॉर्ड रखना है। आपने परचेज कितना किया, कहाँ से खरीदा वो रिकॉर्ड बताओ, और सेल कितना किया वो रिकॉर्ड बताओ। तो आप अब इन कंडीशंस को पढ़ें, आप ओनर हो, आपका सेटअप है, तो आपको क्या करना है, आपको सारी जो सेल आपने किया है उन सब का रिकॉर्ड बिल मेंटेन रखना है एटलीस्ट 2 साल तक, ठीक। इसी तरीके से शेड्यूल बी और ई में जी सर क्या ऑडिट रिपोर्ट यहाँ बनती है, मतलब फार्मेसी वगैरह है वहाँ पे ऑडिट, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वहाँ पे तो ऑडिट रिपोर्ट बाकायदगी से बनाई जाती है, मेंटेन की जाती है। देखिए, तो क्या फार्मेसी में ये चीज होती है? मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, अगर आप ओनर है ना, ऑडिट की जरूरत होती क्यों है? ऑडिट की जरूरत इसलिए होती है कि जब आपने अपना काम किसी और को दिया हुआ होता है, और आप ऑडिट इसलिए कराते हैं कि किसी किस्म की कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। आमतौर पर जो छोटी शॉप्स होती हैं उसमें ओनर ही खुद ही कैश काउंटर पे बैठा होता है, तो इसको किसी किस्म के ऑडिट की जरूरत नहीं है। ऑडिट फिर उसमें आता है जब आप कंपनी हो, ठीक है, आप कंपनी है, आपने मुख्तलिफ एम्प्लॉयज रखे हुए, इवन सीईओ तक आपने हायर किया हुआ है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए, शेयर्स हैं आपके पास। अब आप ये चाहते हैं, ऑपरेशन तो मैंने किया नहीं है, मुझे जरा आप बताओ कि किसने क्या क्या काम किया है, मुझे आपकी रिपोर्ट आपने दी है, आप सीईओ हो, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपने ये रिपोर्ट दे दी है, मुझे घपला नजर आ रहा है, आप बताओ, ऑडिट कराते हैं। इसी तरीके से जो आपकी कंपनी है ना, तो आपकी कंपनी रजिस्टर होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उधर रिक्वायरमेंट ऑडिट कराओ भाई, 2 साल में एक दफा तो ऑडिट कराना है, कंपनी रजिस्टर कराइए, मतलब कोई ऐसे ठेले पे दवाई सब्जियां तो नहीं बेच रहे हो ना। तो ये चीजें होती हैं वहां पर, फिर ये चीजें पता चलती हैं। इस वक्त वो अलग एस्पेक्ट है, हम टेक्निकल प्रोफेशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखें ना, इसका फायदा क्या होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने का क्या फायदा होगा? रिकॉर्ड मेंटेन करने का फायदा होगा आपके पास परचेज, आपने चीजें खरीदी हैं और जो आपने चीजें बेची हैं, ये सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई ना, आप किसी और चैनल से इस इंडक्ट कर रहे हो, वो इस रिकॉर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे। फिर जो होशियार लोग होते हैं वो इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये चेन है।
फिर आप एज ए इंस्पेक्टर आते हो, आप और तरीकों से आते हो कि अपनी चीज़ों को किस तरह कर्व करेंगे। तो ये चेंज चलती रहती है। तो हम कंडीशन में देख रहे हैं कि एज अ ओनर आपको किन चीज़ों को पूरा करना है, और एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली वो ड्रग जो कि शेड्यूल बी में मौजूद हैं और शेड्यूल ई में मौजूद हैं, ठीक है, shall not be sold by retail sale except on and in accordance in a prescription of a registered medical practitioner, ठीक है। अब शेड्यूल बी और ई की जो ड्रग्स हैं इन्हें आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं करेंगे। अब शेड्यूल बी में क्या है, शेड्यूल बी और ई में क्या है, इसको जरा सा क्विकली हम देखने की कोशिश करते हैं। क्विकली अगर अभी आ जाता है शेड्यूल बी, शेड्यूल बी आप देख सकते हैं बहुत धुंधला है, ऑलरेडी धुंधला है। ये पेज नंबर 308 लिखा हुआ है शेड्यूल बी, ठीक है, नजर आ रहा है? ओके। अब इसमें पहली हेडिंग जो पड़ी है, पहली हेडिंग नार्कोटिक्स से पड़ी है। तो अब हम ध्यान में रखें शेड्यूल बी और ई में वो ड्रग्स हैं जिन्हें आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं करेंगे। तो शेड्यूल बी में नार्कोटिक्स की बात आ रही है। मैं और आगे बढ़ता हूं तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात आ गई। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बाद ये दो हो गए। अब ये देखें नंबर 3, एंटीकोगुलेंट, एंटी कन्वल्सेंट्स, ड्रग फॉर पार्किंसनिज्म, सीएनएस स्टिमुलेंट, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स, ड्रग अफेक्टिंग यूटेराइन मोटिलिटी, हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोनल प्रिपरेशंस, ये सब शेड्यूल बी में ये वो ड्रग्स हैं जिन्हें आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बगैर सेल नहीं कर सकते, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। फिर ये शेड्यूल सी शुरू हो गया। और ये देख लें, ये आप में से कोई भी बड़ी इजीली इन ड्रग्स को ले सकता है। एंड वी आर मूविंग टू शेड्यूल ई। ये डी आ गया, शेड्यूल ई। शेड्यूल ई में ये लिस्ट आ गई है। अब ये लिस्ट क्या कह रही है, ये ACTH नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे धुंधला नजर आ रहा है, बहुत मैंने छोटा किया हुआ है। सर धुंधला ही है, धुंधला ही है ना, ये स्क्रीन में ऐसा है। बारह शेड्यूल ई को देखिए कैसे पूरी लिस्ट है कि ये वो ड्रग्स हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। अगर देखें तो ये स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस भी आ गई। ये आप ये कर्सर देख सकते हैं आप लोग, कर्सर? यस सर। क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लिखा हुआ है ना? यस सर। ओके। हम यहाँ पर क्यों आए शेड्यूल ई देखने के लिए? क्योंकि शेड्यूल ई और शेड्यूल बी के बारे में हमें कहा गया था कंडीशंस में। कंडीशंस में क्या कहा गया था? कंडीशंस में हमें कहा गया था कि आप शेड्यूल बी और ई की ड्रग्स को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल नहीं कर सकते। सही है, मैं तो दोबारा आ रहा हूँ। ये रहा, द सेल ऑफ एनी ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, ये पढ़े थे। B and E and preparation containing such it shall not be sold by retail drug store except on and in accordance in a prescription of a registered medical practitioner। ये रूल्स में लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक और ये जो अभी हम लिस्ट देख कर आए, ये इसमें से कुछ भी आप नहीं बेच सकते विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। एंटीबायोटिक आप अगर प्रिस्क्रिप्शन के लेकर नाम कॉल करके लेकर आते हो, वजह वहां फार्मासिस्ट नहीं खड़ा हुआ। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फार्मासिस्ट खड़ा होता है, पूछ रहा था भाई क्यों चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन दिखा दो, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह मैं कैसे दे दूं। आप एज अ फार्मासिस्ट खड़े होंगे ना, आपको इतना तो पता है यार इतने दिन तक इस्तेमाल करनी है, पहले अगर इसे इस्तेमाल कर ली है तो दोबारा इस्तेमाल करेगा तो ये रेजिस्टेंस कहाँ की कहाँ चली जाएगी। 1979 के रूल्स हैं, अभी तक है। प्रैक्टिस क्या हो रही है क्या नहीं हो रही उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे रिटन रूल्स क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस में आप इन्हें सेल नहीं कर सकते जब तक प्रिस्क्रिप्शन मौजूद ना हो, ठीक। अच्छा, और जब आप रजिस्टर बी और ई की आप ड्रग्स सेल कर रहे हो तो आपको रिकॉर्ड ये मेंटेन करना है, आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है ना। टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, द सेल ऑफ एनी ड्रग इन शेड्यूल बी एंड ई बाय वे ऑफ रिटेल सेल शैल बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई इन अ रजिस्टर स्पेशली मेंटेन्ड इन द पर्पस, और ये सब चीज़ आप रखेंगे। और उस रजिस्टर में 1979 था रजिस्टर। अब क्या होगा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड में
अब अगर कोई आपसे कहना है कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया, हाँ भाई हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, शेड्यूल बी और ई की ड्रग हमने सेल किया, लेकिन हमने प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में रिकॉर्ड मेंटेन किया है, रिकॉर्ड दिखाओ। तो उस रिकॉर्ड में ये पर्टिकुलर्स, कितने पर्टिकुलर्स हैं, ये पर्टिकुलर्स होने चाहिए, सीरियल नंबर से लेकर सिग्नेचर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन तक, ये सब कुछ मौजूद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक में ये जो हो जाता है कि सिग्नेचर नहीं होते तो रिकॉर्डेड बाय या एंटर्ड बाय, इस तरीके का कुछ ना कुछ आ जाता है। ये कंडीशंस हैं एंटीबायोटिक सेल करने की, ये कंडीशंस हैं एसीटीएच हार्मोन या हार्मोनल प्रिपरेशन सेल करने की, ठीक, ये लॉ कह रहा है हमारा, इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। अच्छा, फिर इसी तरीके से अब यहाँ पर लिखा है कि शेड्यूल ई की जो बात है, प्रिस्क्रिप्शन पे सेल कर रहे हो, पहले अगर सेल हो चुकी है तो फिर आपको हर दफा पूरा डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ उसका रेफर करो और कह दो कि ये यही पर्टिकुलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, ड्रग का बैच नंबर चेंज हो रहा होगा, अगर मैन्युफैक्चर चेंज हो रहा है तो बस सिर्फ इसका रेफरेंस दे दें, क्वांटिटी वगैरह चेंज कर दें और बस आपको दोबारा से प्रॉपर एंट्री की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज जरा सा मुझे बताएं, इसमें कहीं आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से कुछ देखा? तो प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से कोई चीज नजर आई थी आपको इस टेक्स्ट में? थोड़ा सा मुझे गाइड करें, प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से आप लोगों ने इसमें कुछ देखा है जो टेक्स्ट आपके सामने, जैसे सेल की बात हो रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं सर, शायद ठीक है, नहीं गुजरा नहीं नजरों से। नहीं गुजरा नजरों से, ठीक है। चले अब देख लेते हैं, अब नजर आ रहा है आप लोग को 5। अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम बी और सी को सेल नहीं, बी और ई शेड्यूल में मौजूद ड्रग को सेल नहीं करेंगे। जब सेल नहीं करेंगे हमें क्या चीज चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन। हमने वहाँ रिकॉर्ड की तो बात कर ली, प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी की हमने बात नहीं की। अब प्रिस्क्रिप्शन वैलिड कब होगी, लीगली, लीगली, वरना एक पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन से वैलिड मान लोगे? नहीं। आप लोगों ने थर्ड ईयर में पूरा एक कोर्स पढ़ा डिस्पेंसिंग फार्मेसी का, उसमें पूरा यूनिट था प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यस और नो? यस सर। ठीक है, और मैं भी पूछ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, किस तरह हैंडल करना होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अब हम उसके लीगल एस्पेक्ट को देखेंगे, हम किस कागज के पुर्जे को प्रिस्क्रिप्शन मान लें, किसे माने? बड़ा जबरदस्त प्रिंट हुआ है, सिग्नेचर है, प्रिस्क्रिप्शन कब कहलाएगा, वो कागज का टुकड़ा प्रिस्क्रिप्शन कब कहलाएगा, ये लिखा हुआ है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल आप प्रिस्क्रिप्शन शेल ए बी, ये एच लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे प्रिंटिंग, ए बी सी, ठीक है, ये 3 चीजें होंगी तो वो कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा है प्रिस्क्रिप्शन कहलाएगा, अदरवाइज इट वर्थ नॉट मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। ओके, अब जरा पढ़ें, जरा थोड़ा सा पढ़ें और बताएं प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज होगी। इसको कवर करने के बाद ये जो प्रिस्क्रिप्शन की जो फॉर्जरी होती है, मिस हैंडलिंग होती है, लीगल एस्पेक्ट में आप उसे हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट लें, पढ़ लें और फिर इसे जरा सा, मेरा ख्याल है मैंने 20 मिनट का कहा था टाइम, 20 मिनट से ज्यादा हो गए ना? 20 मिनट से टाइम ज्यादा हो गए? जी सर, ज्यादा हो गए। ठीक है, सही है, बस ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन के तीन पॉइंट्स को देख लें, उसके बाद आई विल कंक्लूड द सेशन। ओके, प्रिस्क्रिप्शन की वैलिडिटी कब होगी, कागज का टुकड़ा जिसका प्रिस्क्रिप्शन की हेडिंग पड़ी हुई है वो प्रिस्क्रिप्शन कब कहलाएगा, जब, एक मिनट में जरा इसको थोड़ा और कर दूं ताकि मैं भी क्लियरली इसको पढ़ सकूं। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, बी इन राइटिंग, बी इन राइटिंग लिखा हुआ, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, ठीक है, सिग्नेचर है विद हिज यूजुअल सिग्नेचर एंड बी डेटेड बाय हिम। यहाँ पर लॉ प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन को वैलिडेट नहीं कर रहा, ज़हन में रखिए, राइटिंग की बात आ रही है, प्रिंटेड का नहीं आ रहा। आप लोग रिकॉल करें लेबलिंग की डेफिनेशन, लेबलिंग में रिटन अलग लिखा था, प्रिंटिंग अलग लिखा था, ग्राफिक मैटर अलग लिखा था। अब अगर लॉ पे जाएंगे ना, बाल की खाल उतारेंगे, तो हर वो प्रिस्क्रिप्शन जो कि टाइप हुई हुई है, शायद इस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहलाएगी। एग्री?
Yes, sir. ओके यस सर। हम बात कर रहे हैं ऑन द फेस वैल्यू ऑफ वर्ड्स, फेस वर्ड्स की फेस वैल्यू पे जा रहे हैं जो लिखा हुआ है, राइटिंग में हो, साइन हुआ हुआ और सिग्नेचर उसके जो यूजुअल सिग्नेचर्स करता है, ऐसे नहीं कि 2 लाइनें मार दी हैं और डेट पड़ी हुई हो, ये 3 चीजें हो, राइटिंग में हो, सिग्नेचर हो विद डेट, ये 3 चीजें हो गई। इसके बाद नाम मौजूद होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए जिसके लिए ट्रीटमेंट दी जा रही है, मतलब पेशेंट का नाम भी हो, और अनयूजुअल सी बात नजर आ रही है ना, लेकिन लॉ में लिखा हुआ यस है, सर। लॉ में लिखा हुआ सर है, लेकिन आज तक नहीं एड्रेस होता, देखा तो नहीं है पेशेंट का। लॉ है, लॉ में लिखा हुआ है 1979 का लॉ, ये पूरा, जिस प्रिस्क्रिप्शन पर ये नहीं होगा आप उसके बगैर शेड्यूल बी और ई की ड्रग बेच नहीं सकोगे। इसके बगैर आपने बेची, अगर एड्रेस के बगैर आपने बेची ना और रिकॉर्ड आपने शो किया, इंस्पेक्टर आके देखे, इसे बताओ कहाँ है ये सब क्लॉज, ये क्लॉज बी आप कहाँ पूरा कर रहे थे, आप फंस जाओगे। ठीक। और नंबर सी में क्या लिखा हुआ है कि इंडिकेट द टोटल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग टू बी सप्लाइड एंड द डोज टू बी टेकन। प्रिस्क्रिप्शन में ये तो लिखा हुआ ही होता है, लिखा हुआ होता है ये। यस सर। Clear? समटाइम्स। Some dose to be taken, dose to be taken बाज़ औक़ात लिख लिखा लेते होता हैं है। सर, बाज डॉक्टर नीचे उर्दू में लिख लेते हैं। हाँ नहीं, उर्दू इंग्लिश का कोई कतन कोई मसला नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो समझा देते हैं और समझाने के बाद समझते हैं कि हाँ मकसद पूरा हो गया है। फार्मासिस्ट का भी यही काम होता है, समझा देता है। अब हम वर्ड्स की फेस वैल्यू पे जा रहे हैं, टोटल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इस पे लिखा जाएगा कि आपको कितनी ड्रग्स बेचनी है, 10 गोलियां देनी है, 15 टैबलेट बेचनी है, ये चीज, ये नहीं कि लिख दिया पैरासीटामोल सुबह दोपहर शाम, अब वो आ रहा है, वो 6 महीने तक उसको चला रहा है। ठीक है, तो जो जहां पर आप खड़े होंगे ना, जहाँ सिस्टम बनेगा, सिस्टम यही बनेगा, वो कहेगा भाई दोबारा आपने विजिट कराया डॉक्टर को, या 6 महीने पहले विजिट कराया था, आप वही प्रिस्क्रिप्शन चलाए जा रहे हो। तो ये आप जैसे क्वालिफाइड लोग जब खड़े होंगे ना, आप लोग ये सवाल करोगे, वरना मैट्रिक्स पास बंदा है या बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, वो कहेंगे अच्छा प्रिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है यार साइन वाइन हुए, मैं दे दो इसको, कितने डब्बे चाहिए, 4 डब्बे 5 डब्बे ले जाओ, इतने पैसे दे दो, बस जब तक पैसे आ रहे हैं सब तो सही है। लीगैलिटी आप देखिए, प्रिस्क्रिप्शन उस वक्त कहलाएगी, क्लियर लिखा हुआ है फॉर द, और ये टेक्निकल रीजंस की मैं बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ दिस रूल, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स आप प्रिस्क्रिप्शन शेल राइटिंग में हो, साइन हुआ हो, डेट पड़ी हुई है, जिसके नाम प्रिस्क्रिप्शन है उसका नाम और एड्रेस मौजूद हो, और टोटल क्वांटिटी मेंशन हुई हो, डोज मेंशन हुई हो। फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं एंटीबायोटिक दे रहे हैं, टैबलेट कितनी देनी है, सो कितने, या इन शॉर्ट कह लें चलो कितने दिन तक ट्रीटमेंट होगी, 7 डेज तक की ट्रीटमेंट है, तो प्रिस्क्रिप्शन जब आप डिस्पेंस करोगे तो 7 डेज की ही दवाई उसे डिस्पेंस करोगे, इसके अलावा नहीं दोगे। स्पेसिफिकली शेड्यूल बी और शेड्यूल ई, ये ध्यान में रखें, शेड्यूल बी और शेड्यूल ई, ओटीसी पर ये चीजें अप्लाई नहीं हो रही हैं, क्योंकि ओटीसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है, मैं अरे इस एक सवाल था। हाँ 1 मिनट, मैं इस डिस्कशन को यहीं पर रोक रहा हूँ, ठीक है, अब क्वेश्चंस इतने हैं ना, क्वेश्चंस कर लें जब तक हमें जी। सर वो एक सवाल ये था कि बाज डॉक्टर्स ना सर हर्बल मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में रूल क्या कहता है सर? मैंने सुना ये इलीगल है, अगरचे मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। अच्छा देखें, जो इसका हर्बल आगे मेडिसिन पढ़ेंगे को, फोरेंसिक। नहीं देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, क्योंकि देखें ना मुझे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम का क्या होता है क्या सिलसिला नहीं होता, ड्रेप का एक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी हमें। मैं आपको जनरल मैथ्स का जो मुझे जवाब पता है वो आपको जवाब दे देता हूँ। ये मामला है ट्रीटमेंट का, ये मामला है प्रैक्टिस का। एलोपैथिक का जो डॉक्टर है उसके पास जो डिग्री है ना, डिग्री जो उसकी एजुकेशन है, जो पढ़ा हुआ है उसने, वो एलोपैथिक मेडिसिन से, उसे हर्बल मेडिसिन का कक भी नहीं पता, फ्रेंकली स्पीकिंग। इसी तरीके से जो यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे पर डिग्री बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन है, उसने एलोपैथिक नहीं पढ़ी हुई, तो वो कोई दूसरी ड्रग प्रिस्क्राइब कैसे कर सकता है? इसी तरीके से होम्योपैथ है, उसने एमबीबीएस 5 साल लगा के हाउस जॉब उसने नहीं की, तो वो कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है? तो ये एक प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। इसको आप इसी तरीके से कर लें, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, पेपर है, पढ़ना है, या पढ़ना लेकिन मुझे नींद बहुत आती है, या मेंटल अलर्टनेस के लिए कोई दवा सजेस्ट करो,
आप लोग को डेफिनेटली आपस में दवाइयाँ पता होंगी, एक दूसरे को कह रहे होते हैं ये इस्तेमाल कर लो, वो इस्तेमाल करो, नींद नहीं आती, जरा एक्टिव रहते हैं। नॉर्मली आप लोग चाय कॉफी से शुरू होते हैं, उसके बाद मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। कम से कम मेरी स्टूडेंट लाइफ में चीज़ है, तो मैं मान नहीं सकता कि आप लोग को चीज़ें नहीं पता होंगी। तो ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी आ रही है, वो प्रैक्टिस के हवाले से है। जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, आप इंसानी जान से क्यों खेल रहे हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, एलोपैथ डॉक्टर यूनानी मेडिसिन को कर रहा है या होम्योपैथ या हर्बल इसको कर रहा है, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं करना चाहिए। लॉ की जहाँ तक बात है, जो तिप काउंसिल है या होम्योपैथ काउंसिल है या ये पीएमडीसी है, ये प्रोहिबिट करते हैं इस चीज़ को। बहुत क्लियर है बता रहा हूँ, जी इन सर, सब के मतलब रूल्स मौजूद हैं। वो कुछ दिन पहले सर वो एक बंदे ने कहा पेट में दर्द है, तो मैंने कहा चलो कोई अच्छे से फिजिशियन को दिखा दे। तो वो था फिजिशियन, तो उसने हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। तो मैं बहुत हैरान हो गया सर, वो थी सिरप टाइप था, एंटोसिड। अगरचे उसमें इंडाइजेशन के लिए लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी सर मैं कह रहा था कि कोई फिजिशियन कैसे प्रिस्क्राइब कर सकता है। चलो मैं सोचा कि सर कामरान से पूछ, नहीं ठीक है, वो लेकिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी सर, इसलिए मैंने ये सवाल इसलिए पूछा। नहीं वो बिल्कुल ठीक है उसको। अच्छा, उसको फिर इसका एक और एस्पेक्ट देखें, प्रिस्क्राइब क्या चीज़ की है? क्या वो एक्सक्लूसिव उसके लिए थी? देखो मैं इसको, ओटीसी थी, अगर ओटीसी के लिए तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है जी ना। सर। ओटीसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अब ओटीसी के लिए अब देखें, अब हम कॉमनली जो हम बात कर रहे होते हैं ना कि यार जो बचपन से चीजें सुनते हुए आए हैं कि दिमागी कुव्वत में इजाफे के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, ये खमीर है, गाँव जबान, अमरी, जवाहिर जारी, ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे होते हैं आप। इसी तरीके से गला खराब होता है, आप की पहली चॉइस क्या होती है? जो शानदार, हम में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, पढ़ा नहीं, हमें पता भी नहीं उसके अंदर क्या मौजूद है, बट दिस प्रैक्टिस, वो ओटीसी है, वो ओटीसी है, आप उसे इस्तेमाल कर लें, सर ठीक है। ये जो कफ सिरप्स आते हैं जैसे हर्बियोन वगैरह के आ रहे हैं, ये भी ठीक है, तो हर्बल है ना? वो हर्बल है। लेकिन हमारे हेलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इवन के मुझे खुद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था देखिए कफ के लिए। वही चीज़ है ना कि देखें तो देखिए मैं समझ गया हूँ आपकी बात। आप ये देखें कि रूल आप लोग अब पढ़ रहे हो ना, वो भी आप अब भी आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यू आर फोर्स्ड टू स्टडी दीज रूल्स। ये पढ़ने से पहले आप लोगों को भी ये चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। यस डॉक्टर सर। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पढ़ता है, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो डॉक्टर पढ़ा होता है ना, वो पोस्टमार्टम के लिए पढ़ा होता है, वो ये पढ़ता ही नहीं है। या उन्हें जनरल चीज़ें होती हैं, या जो डॉक्टर की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ये होती है कि दूसरे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको तो बिलीव ही नहीं है ना। आप किसी भी डॉक्टर से बहस करते हैं तो वो सीधी बात है, उन लोग के बिलीव ही नहीं है ना। हर्बल वाले का एलोपैथ पर बिलीव है, जो ट्रू होम्योपैथ है या ट्रू हर्बलिस्ट है या ट्रू ईस्टर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहा है, उनका इस सिस्टम में बिलीव ही नहीं है। तो इसमें ये होता है कि जो एक इम्प्रेशन है ना, इम्प्रेशन के इन्फ्लुएंस में जो थोड़े से लोग होते हैं वो आ जाते हैं। जो गाइडलाइन है इनकी रिस्पेक्टिव काउंसिल की, आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आप मेल प्रैक्टिस का मुर्तकिब हो रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन कंसर्न काउंसिल से सस्पेंड हो सकती है। कब? जब रिस्पेक्टिव काउंसिल्स में रिपोर्ट होगा। इन शॉर्ट, वेरी क्लियरली, प्रैक्टिस गलत है। लेकिन दूसरी तरफ जब तक वो ओटीसी है, आप ले लें जाके, आप ले लें, इस्तेमाल कर लें, ओटीसी तो कोई नहीं रोक रहा ना। लेकिन प्रोफेशनल ऑनेस्टी का तकाजा ये कि जिस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा नहीं है आप उसका मशवरा ना दें। हाँ, अगर वो इसमें ये कर रहा है कि भाई मैंने खुद इस्तेमाल किया है, मुझे फ़ायदा होगा, जैसे मैं और आप इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने कहा मेरा गला ख़राब हो रहा था, मैंने ये जो शानदार इस्तेमाल किया है, कंपनी का नाम नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। एक और कोई सवाल था, एक और सवाल था, मैं भूल गया हूँ, इसके अलावा भी कोई और सवाल था? कोई और क्वेश्चन है? नो, ठीक है, लास्ट मिनट नो है, सर। ठीक है, लास्ट मिनट है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले के हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको देखते हैं कि हम जो बाकी कंडीशंस रहेंगी उसे देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।